रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं मीनाक्षी त्यागी जी से, जिन्होंने नारी प्रगतिशील फाउंडेशन की स्थापना की और नोएडा शहर में महिलाओं की बेहतर स्थिति करने के लिए, साथ ही उनको सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में मीनाक्षी जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार मीनाक्षी जी। नमस्कार सर। मीनाक्षी जी, सबसे पहले ये बताइए कि नारी प्रगतिशील फाउंडेशन बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और क्या परिवार में या सामाजिक रूप से ऐसी कोई प्रेरणा मिली थी जिससे ये संगठन आपको बनाना पड़ा? जी बिल्कुल। ये बचपन से ही मेरे हमेशा मन में रहा था कि जब भी कभी मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं लेडीज के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहूंगी। मैं सहारनपुर के एक टाउन है सुल्तानपुर सुल्ताना, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ और एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे फादर बहुत ही नेक दिल इंसान थे, लेकिन वो बहुत क्रोधी थे और बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा आता था और वो भूल जाते थे कि ये मेरी डॉटर है या मेरी वाइफ है। तो काफी मेरी मम्मी को काफी स्ट्रगल करना पड़ता था और मैंने भी काफी स्ट्रगल किया। तो कई बार लगता था कि मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ और कई बार बहुत ही ज्यादा मतलब लोग भी बोलते थे कि मम्मी को कि बेचारी इतना ज्यादा दुख उठा रही है। तो अपने आप को बहुत ऐसा ही फील करती थी उस टाइम। तो काफी कई बार मैंने आवाज भी उठाया, लेकिन फादर फिर उसके बाद अचानक अच्छी मूड में हो जाते थे, फिर सॉरी बोलते थे। तो वो सब चीजें चलती रहती थी लाइफ में और इस बीच में मुझे पढ़ाई में भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और जॉब भी मैंने करती थी। तो उस टाइम भी टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा मुझे एजुकेशन में और काफी चीजों में मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं इस वजह से। तो हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं लेडीज को देखती थी कि ये प्रॉब्लम में है, तो कई बार मुझे अपना ही टाइम याद आता था कि मैंने भी ये सब चीजें फेस की हैं, अपनी मदर को देखा है प्रॉब्लम में। तो कहीं ना कहीं वहां से मेरे माइंड में ये आया कि कुछ तो करना है लाइफ में। जैसे मैं अपनी मदर की ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई हूँ, तो आगे जो है अब जैसे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, लेकिन आज भी माइंड में ये रहता है कि काश मैं कुछ कर पाती। तो उनके लिए तो नहीं कर पाई, लेकिन अब लगता है कि अब जो और महिलाएं हैं उनके लिए मैं कुछ करूं। और 18 साल जॉब करने के बाद मैं घर में बैठी हुई थी और आई एम सो लकी कि मेरे हस्बैंड मुझे काफी सपोर्ट करते हैं और कभी भी किसी चीज को करने के लिए मना नहीं करते। तो कोरोना में काफी मैं जब टीवी में सब देखती थी कि लोग कितनी प्रॉब्लम में हैं, तो मुझे लगा कि इस समय जरूरत है सोसाइटी में कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने काफी आर्टिकल्स भी लिखे, मेरे ख्याल से 11-12 आर्टिकल्स मैंने उस समय कंडीशन थी उसको देखते हुए लिखा, जो कि हिंट और संवाद तो मैगजीन में मेरे आर्टिकल्स भी आए। फिर मुझे लगा कि ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना चाहिए लोगों के लिए। आर्टिकल से ठीक है हम जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस समय आर्टिकल्स की नहीं, इस समय धरातल पर काम करने की जरूरत है उन लोगों के लिए। तो बस ऐसे माइंड में आया और 1-2 एनजीओ के साथ मैंने काम किया, लेकिन कहते हैं ना कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो बस अचानक ऐसे ही माइंड में आया और मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं क्या करूं, कैसे हेल्प करूं। तो तब लगा कि चलो मैं अपना ही कुछ अपने आप अकेले चलती हूँ। और मतलब इसमें मैं डॉक्टर मोहिता है और निशु है, उनको थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि मैं ऐसे एक काम करना शुरू करती हूँ, कोई ऐसे एनजीओ हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिससे हम लोगों की हेल्प करें। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं वो भी शायद समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, कर भी रही हैं। तो बस साथ में फिर और भी आज मेरे ख्याल से हमारे एनजीओ में 14-15 लोग हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हमारे पास 11 और 12 लेडीज हैं, जो हम लोग कहीं में कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है लाइफ में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जितना भी टाइम मिलता है हमारी सबकी कोशिश रहती है कि हम इसके थ्रू जो है बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ
और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करें। तो हम सब मिलकर के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात एक और है कि पिछले दिनों एक ऐसा केस सामने आया जिसमें आपसे मदद मांगी किसी महिला ने, या सूचना आपके पास आई और आपने पुलिस के जरिए ऐसे महिला को वो मुक्ति दिलाई, जो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, और उस घटना को हमारे साथ शेयर कीजिए कि कैसे वो आपको पता लगा और किस तरीके से आपने उनको मुक्त कराया। जी जी, मेरे पास एक कॉल आई थी, किसी एनजीओ से ही आई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि इस तरह से एक लेडी है और हमें इन्फॉर्म किया है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम डरते हैं उनके लिए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव है कि अगर उनको पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कि क्या आप इसमें हेल्प कर सकती हो? तो मुझे लगा क्यों नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो एक बार को मुझे भी डर लगा कि थोड़ा सा कि अगर इसमें रिस्क भी है, फिर मैंने सोचा कि लाइफ में जो है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर हमने समझा है लोगों को अपना, और अगर निकल ही पड़े हैं इस पर, तो फिर तो ये सब चीजें तो फेस करनी ही होंगी और डर निकालना होगा। तो मैंने हिम्मत की और फिर मैंने तुरंत जो है वृंदा शुक्ला जी को कॉल किया। मैंने रणविजय सिंह जी को भी कॉल किया। उन्होंने भी मुझे कहा कि आप वृंदा शुक्ला जी से बात कीजिए। फिर मुझे लगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेडीज की प्रॉब्लम तो वही सॉल्व करती हैं। और वृंदा शुक्ला को मैं इस मामले में बहुत ही ज्यादा मतलब उनकी थैंकफुल हूँ, और बहुत ज्यादा मतलब जितने मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने मेरी एक ही कॉल उठाई, और जैसे ही मैंने उनको बोला कि इस तरह से ये 2 महिलाएं हैं, उनको 20 साल से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको उनकी मार पिटाई होती है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनके उतना टॉर्चर किया जाता है कि उनके पास ना मोबाइल है और ना घर वालों से वो कई साल से मिली हैं। किसी को भी मालूम नहीं है कि उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। जिस सोसाइटी में वो रहती थी, उस सोसाइटी के लोगों को भी मालूम नहीं था कि वो इस तरह से यहाँ पर 2 मेड्स को बंधक बनाया हुआ है। तो वृंदा शुक्ला जी ने बोला, डीसीपी जो वृंदा शुक्ला है, कि मीनाक्षी तुम मुझे डिटेल्स भेजो और मैं अभी टीम भेजती हूँ। और इस तरह से उन्होंने अपनी टीम भेजी और उनको वहां से छुड़वाया, और आज वो अपने घर पर है। उनकी फैमिली भी बोल चुकी थी कि उनको लग रहा कि शायद अब वो कभी वापस आएंगी नहीं, और लड़कियां भी उम्मीद हो चुकी थी कि वो कभी अपनी फैमिली से मिलेंगी नहीं। तो अच्छा लगा, शांति मिली कि चलिए किसी के लिए तो हम कर पाए, और वो लड़कियां आज अपने घर पर हैं। बिल्कुल। अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों में, जैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र की बात कही, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा की बात की, तो अमूमन देखिए अब आप जो सबसे वैसी खराब स्थिति है नोएडा शहर की कि मुझे लगता है 10-15 साल पहले सरकारी स्कूल जो बनते थे वो नोएडा प्राधिकरण बनाता था, और अब सब सरकारी स्कूल बनने बंद हो गए हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनकी पढ़ने की स्थिति नहीं है, और जो खासतौर पर लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए कोई ऐसे आगे के स्कूल नहीं है, और जहाँ स्कूल हैं वहाँ पे स्पेस नहीं है, कमरे नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे इशू पर क्या अभी कभी आपने शिक्षा विभाग से बात की? लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नोएडा में होना चाहिए, जो अलग से होना चाहिए, खासतौर पर एक लड़कियों का इंटर कॉलेज और होना चाहिए जो कम है। तो महिला शिक्षा पर विशेष फोकस करते हुए आपके आने वाले दिनों में क्या क्या कदम होंगे, जरा ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, इस बारे में अभी तो नहीं हमने मुलाकात की है, बट हम इस पर अपना प्लान कर रहे हैं कि हम जाकर के मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास एक लिस्ट है, काफी ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चे जाया करते थे, लेकिन अब इसी वजह से वो नहीं जाते हैं। हम गवर्नमेंट स्कूल जो होशियारपुर में है वहां पर भी हमने विजिट किया था, तो हमने वहाँ देखा कि क्लास 6 की तो क्लास ही नहीं चल रही है। वहाँ पर क्लास 6 में कोई बच्चा ही ने एडमिशन नहीं लिया है। हमने प्रिंसिपल से भी पूछा कि ऐसा क्यों है कि क्लास 6 की में कोई बच्चा नहीं है और क्लास 6 नहीं चल रही है, जबकि ये क्लास 6 से स्टार्ट है। तो उन्होंने बोला कि कोई आया ही नहीं है कोरोना की वजह से, और इसलिए क्लास नहीं चल रही है। तो वो चीज भी हमें बड़ा अजीब लगा कि देखिए कि सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं भी हैं और सरकारी स्कूल भी है, लेकिन बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो काफी मुझे अच्छा नहीं लगा, और हमने कहा कि ठीक है, हम उन बच्चों का हम अगर आपके यहाँ पर एडमिशन कराएं तो उसके लिए आप हमें बताइए, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं
जो आज घर बैठे हुए हैं, तो हमने उनसे बात की और हमने एक लिस्ट भी तैयार की है, अभी हम उनसे मिल भी रहे हैं। और इसके अलावा काफी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं लेकिन सरकारी स्कूल में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ना वो सरकारी में जा रहे हैं ना वो प्राइवेट में जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो हम आपका एडमिशन सरकारी स्कूल में कराते हैं। तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं, हम सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। तो हमने कहा कि आप तो शुरू से गांव में बड़े हैं, तो सरकारी स्कूल में तो कहा जाता है कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो कि नहीं, वहाँ पर हम एडमिशन नहीं कराएंगे। तो ऐसी भी काफी बच्चों की लिस्ट हमारे पास है जिसमें वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं। तो एक कैटेगरी है और एक कैटेगरी ऐसी भी है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की जॉब नहीं है, वो काफी बच्चे ऐसे घर पे बैठे हुए हैं। तो हमने वो भी उन बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा फंड के लिए भी हम रेज कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोगों ने हमारी हेल्प की है, कुछ बच्चों का हम एडमिशन भी करा रहे हैं। तो इन बच्चों का जैसे ही एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम ये बात उठाएंगे, क्योंकि सरफाबाद में भी 12th तक का स्कूल नहीं है, छोटे क्लास के बच्चे हैं। तो हमने उनसे बात की, तो कुछ चाहते भी हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन हो, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो सरफाबाद से कहीं दूर नहीं जा सकते, उनके पास कोई साधन नहीं है जाने का इतनी दूर कि सरफाबाद का बच्चा जो है होशियारपुर से चला जाए। तो इस तरह से अभी बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है शिक्षा के ऊपर, क्योंकि अभी उसके लिए हम लोग, हमारी टीम जो है प्लान कर रही है। हम इसके बारे में जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल। अच्छा, खेल भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और हमारे पास खेल के बहुत सारे स्टेडियम है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है एक ही जगह पे। जैसे नोएडा स्टेडियम है, अलग अलग ऐसे छोटे स्पॉट इस तरह के हों जिससे कि नई प्रतिभा हो, या वो प्रतियोगिता कराए, या नोएडा अथॉरिटी कराए, जिला प्रशासन कराए, सरकार की तरफ से। क्योंकि जिले में जो प्रतियोगिता होती है सिर्फ वो गौतम बुद्ध नगर में जो एक सरकारी स्टेडियम बना हुआ है जीटी रोड पर दादरी के पास, वहाँ होती है, तो नोएडा में बहुत कम होती है। तो ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए भी क्या आप लोग प्लान करेंगे? जी सर देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन क्या है ना कि हम ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और इन पर हम काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। खेल के बारे में हम टाइम टू टाइम जो है स्कूलों में कोई ना कोई क्विज वगैरह ऐसे कराते हैं। खेल भी हम कोशिश करते हैं कि हम कराएं। तो अभी कोरोना की वजह से तो कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, तो इसलिए सिर्फ हम कोई अभी सिर्फ हमने नहीं, कोई टीम में हमने कराया है, लेकिन ऑनलाइन हम काफी क्विज वगैरह करा रहे हैं बच्चों की। और कोशिश करेंगे कि भविष्य में हम उनके साथ उनको खेल कूद में भी उनको पार्टिसिपेट कराएं। और देखिए आगे आगे जो है काफी चीजें हैं सर की एजुकेशन है, हेल्थ है, सब पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, आप चलते चलते एक बस आखिरी सवाल, अगर आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा की कुछ खास चीज़ें आपको पसंद होंगी कि भाई नोएडा में ये चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा दिमाग में कि अगर नोएडा शहर में ये चीज़ और हो जाए तो बेहतर होगा, क्या? सर नोएडा बहुत अच्छा है। दिल्ली से अगर हम जब नोएडा की तरफ एंटर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि नोएडा की जो सड़क है वो इतनी अच्छी है, चौड़ी है और साफ सुथरी सड़क है। पेंटिंग वगैरह जगह जगह लगी हुई है, बहुत सुंदर लगता है देखकर। एक चीज की जरूर मुझे कमी लगती है कि जब हम नोएडा के अंदर गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा है सफाई की बहुत ज्यादा दिक्कत है, सफाई नहीं होती है। बाहर से तो हमें नोएडा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अंदर जो गाँव के अंदर या जो गलियों में, सेक्टर्स में काफी जगह ऐसे नाले हैं जो कवर नहीं है, जहाँ इतनी गंदगी है, वो भी अगर साफ हो जाए, अगर उस पर भी थोड़ा सा सब मिलकर के ध्यान दें तो फिर नोएडा तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि हमें नंबर 1 बनाना है, तो नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ स्वच्छता पर थोड़ा ध्यान देना होगा नोएडा अथॉरिटी को भी, और उसके साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि काफी लोग क्या है कि अपना हाथ में जो भी होता है कूड़ा वो रास्ते में डाल देते हैं, तो उनको भी इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। नोएडा अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, और नोएडा अथॉरिटी को भी लोगों के साथ मीटिंग करने की जरूरत है, ताकि उनको भी मालूम हो कि कहाँ पर कितनी गंदगी है और कहाँ कहाँ पर साफ करने की जरूरत है। बिकॉज अभी भी काफी ऐसी जगह है जहाँ पर सफाई नहीं होती है। तो स्वच्छता पर अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि फिर
अच्छा रहेगा, उसकी मुझे लगती है बहुत ज्यादा कमी है अभी यहाँ पर। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से बात की। मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रयास आपका और बेहतर होगा और आप नोएडा शहर के निर्माण में और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के मामले में और आगे बढ़ेंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।